रूम में वो हैं क्या? अमरीश जी बैठे हैं क्या? रवि भैया, अमरीश जी बैठे हैं आपके रूम में? आ रहे हैं, यहाँ से निकल चुका आ रहा है। Can we start now? तो जो 2 सेकंड से वो बस अमरीश ज्वाइन कर लें। Okay. उधर से अमरीश तो सर इस मीटिंग के लिए हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स है ना, और जो ये हॉस्पिटल पहले से पूरा एनवायरनमेंट देखते आए हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स के भी, और इवन जो सारे मॉड्यूल्स देख रहे थे, वो सब लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सो नाउ वी कैन स्टार्ट सर। Okay. As per previous discussion, we discussed on configuration part, building block part, and doctor roster configuration part. Then we discussed on OPD registration, where we done how we can do with patient registration in different mode, with ABA, without ABA. Then we discussed on OPD clinic, where we discuss how doctor can treat OPD patient in various ways. If we assign the patient under the doctor, or patient is not assigned in a doctor and assigned in different department, how they can treat that patient. After that, we discussed on IPD module, where we discuss on हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, now it's audible. हाँ, नाउ इट्स ऑडिबल। Okay. I was saying that in previous discussion, we discussed on different modules up to IPD. From now we discuss in billing mode as per today's schedule. First we discuss on billing module, then we discuss on RIS and LIS. Okay, but for that I have to log in the system, then we continue our today call. Okay, and now we continue with the billing module. जी सर, एक बस यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछेंगे, अगर मान लीजिए कुछ कहीं दिक्कत लगती है या कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हम लोग ने अभी आज तक देखा हुआ है नेक्स्ट जेन में या ये हॉस्पिटल में करते हैं, तो क्या क्वेरी हम लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं कि क्वेरी का सेक्शन अलग होगा उसको रिजॉल्व करने का? ऐसा है कि पहले मैं एक सेक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन हर मॉड्यूल के स्पेसिफिक मॉड्यूल के रिलेटेड हम लोग एक सेक्शन रखेंगे अराउंड 5 मिनट्स। देन अगर वो सेशन उसके बाद जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अराउंड 10 to 15 मिनट्स का सेशन लास्ट में रखेंगे। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें सबसे पहला जो बिलिंग मॉड्यूल का डिस्कशन है, बिलिंग मॉड्यूल में सबसे पहले हम लोग हेड ऑफ द अकाउंट क्रिएट करते हैं। हेड ऑफ द अकाउंट का सेक्शन पेशेंट ट्रांजिशंस के बेस पे होता है। जैसे बैंक में आपने देखा होगा कि डिफरेंट हेड ऑफ द अकाउंट होते हैं, जहाँ पे पेशेंट ऑपरेटर जाके अपना कलेक्शन करते हैं और पैसा विड्रॉल करते हैं उस पर्पस से। तो हॉस्पिटल में भी आपका हेड ऑफ द अकाउंट ओपीडी ट्रांजिशंस के लिए और आईपीडी ट्रांजिशंस के लिए आप अपना हेड ऑफ द अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का प्रोसेस है सिंपल सा। यहाँ पे जो भी हेड ऑफ द अकाउंट क्रिएट करना है, इनिशियली आपको ये ब्लैंक मिलेगा।
जो भी डेटा आप यहाँ पे देखोगे सारे ब्लैंक आपके केस में मिलेंगे, आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। सम केस में डेटा आपको मिलेंगे, आपने जब ई हॉस्पिटल में जो डेटा आप यूज किए हैं वो डेटा आपको एज इट इज नेक्स्ट जेन में मिलेंगे। और सर आपके कहने का मतलब ये मोटे मोटे हेड्स बने हुए हैं हमारे कि ओपीडी का पैसा कितना इकट्ठा हुआ है, रजिस्ट्रेशन से कितना इकट्ठा हुआ है, ये वो हेड्स है डिफाइन कर रहा है हेड ऑफ अकाउंट? नहीं, ये तो आपका एक नोमेनक्लेचर डिफाइन कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में आपको सारा डेटा मिलेगा कि आपके किस हेड ऑफ द अकाउंट से कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो आप वहां पे निकाल सकते हैं। ये एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है कि अगर एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं तो आपको टर्म पता होना चाहिए कि ये सारे सेक्शंस क्या है, कि अगर आपको रिक्वायर्ड पड़े तो उस सेक्शंस को आप इनेबल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट मिलेंगे और हेड ऑफ द अकाउंट के बेस पे, जैसे आप हेड ऑफ द अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उस हेड ऑफ द अकाउंट के बेस पे भी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे कि ओपीडी का आपका हेड ऑफ द अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसा कि आपने पूछा आईपीडी में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसका रिपोर्ट आपको रिपोर्ट सेक्शन में मिलेंगे। तो यहाँ से आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इनेबल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको हेड ऑफ द अकाउंट का नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, नोमेनक्लेचर यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका नोमेनक्लेचर क्रिएट हो जाएगा और एडिट कर सकते हैं। प्रोविजन आपको नेक्स्ट जेन द्वारा है और यहाँ पे सर्चिंग फंक्शनैलिटी भी है, पेजिनेशन का ऑप्शन भी है। अगर आप तो 15 रिकॉर्ड सिंगल पेज पे देख सकते हैं, अगर मोर देन 15 रिकॉर्ड्स है तो आप पेजिनेशन बटन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्शंस सर्चिंग फंक्शनैलिटी और पेजिनेशंस आपको हर कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप हेड ऑफ द अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। हेड ऑफ द अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कैश बुक का सेक्शन दिया गया है जहाँ पे आप कैश बुक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे वर्कफ्लो वर्क करता है उस पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हेड ऑफ द अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैश बुक टाइप हमारे दो तरह से के होते हैं, कलेक्शन और रिफंड। मोस्टली हर हॉस्पिटल में यही होते हैं, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलेगा। इसी कैश बुक टाइप के बेस पे आप यहाँ पे कैश बुक का नेम क्रिएट कर सकते हैं कि कलेक्शन के लिए कौन सा कैश बुक रखेंगे और रिफंड के लिए कौन सा कैश बुक रखेंगे। वो कैश बुक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वो कैश बुक किस हेड ऑफ द अकाउंट के वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कैश बुक का टाइप कलेक्शन है या रिफंड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपका कलेक्शन के लिए क्रिएट हो जाएगा। इन सिमिलर वे आप रिफंड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई का बटन हर जगह मिलेगा, आप डिटेल चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट कैश बुक को यूजर के साथ मैप करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल यूजर इंडिविजुअल कैश बुक ही वर्क कर सके। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कैश बुक आपने क्रिएट कर लिया और वो सारे कैश बुक सारे यूजर्स यूज कर सके। जो कैश बुक आपने जिस यूजर को असाइन किया है वही यूजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो कैश बुक का आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यूजर सेलेक्ट करेंगे और कैश हेलो यस सर, जैसे कि मान लीजिए रेजिडेंट तो बिल सेटलमेंट करते हैं, वो तो दो कैश बुक से मैप होते हैं, वो रिफंड और क्रेडिट दोनों से करते हैं जो रेजिडेंट होते वार्ड में या हॉस्पिटल से। इसमें क्या सब सिंगल ही रहेगा क्या? नहीं, आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक यूजर के साथ आपने दो, क्योंकि जब कैश बुक आप बनाओगे तो एक रिफंड के लिए बनाओगे, एक कलेक्शन के लिए बनाओगे। तो जो दो आपका कैश बुक होगा वो दोनों कैश बुक को एक यूजर के साथ मैप करना पड़ेगा, इंडिविजुअली मैप करना पड़ेगा। क्रेडिट कैश बुक भी आप बात कर रहे थे, क्रेडिट कैश बुक भी बनानी पड़ती है। वो रिफंडी वाली तो होती होगी। हाँ, रिफंड अलग होता है, कलेक्शन अलग होता है, क्रेडिट का तो स्कीम वाला हो गया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। देन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। अंडर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट आपको बिलिंग टाइप पे वर्क करना पड़ेगा कि आपके हॉस्पिटल में कितने तरह के बिलिंग टाइप हैं। जैसा कि आप चार्ज किस पेशेंट से कितना लेते हैं
वो आप कॉन्फ़िगरेशन इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एबव पॉवर्टी लाइन हुआ, बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट चार्जेज होंगे, जनरल पेशेंट्स के लिए डिफरेंट चार्जेज होंगे। तो सारे बिलिंग टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये पैन इंडिया इंटीग्रेटेड है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए बाद सेव करेंगे तो वो बिलिंग टाइप इनेबल हो जाएगा। बिलिंग टाइप कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको सर्विस आइटम का सेक्शन देखने को मिला। सर्विस आइटम पे हम लोग स्विच करते हैं। सर्विस आइटम में यहाँ से आप सर्विस आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आप जब नेक्स्ट से ई हॉस्पिटल से नेक्स्ट जेन में माइग्रेट करेंगे तो आपको सारे सर्विसेज जो ई हॉस्पिटल में थे वो तो आपको मिलेंगे। अगर कोई सर्विसेज आपके पास नए क्रिएट करने हैं जो आपको ई हॉस्पिटल में आप यूज नहीं करते थे, यहाँ पे यूज करना है और वो सब सर्विस आपका यहाँ ड्रॉप डाउन में है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन में सर्विस नहीं है तो उसके लिए भी एक अलग सा प्रोसेस है। वो प्रोसेस भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो सारे सर्विस आइटम को। तो यहाँ पे आप सर्विस आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्विस आइटम को क्रिएट करना है। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट करना है या लैब ऑर्डर के लिए क्रिएट करना है या RIS के लिए क्रिएट करना है, सारे सर्विस आइटम आपको यहाँ मिलेंगे। मैं अभी एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ और उसी तरह से सारे के लिए वर्क करेंगे। तो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन को सर्विस आइटम क्रिएट मिलेगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट कंसल्टेंट्स के साथ मैप होता है सर्विस टाइप। देन कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉलो अप के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। देन बेसिक रेट आपका क्या होगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और इज सर्विस कॉन्फिडेंशियल यस और इज सर्विस अवेलेबल यस आप करेंगे या सेव करेंगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का सर्विस क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में विजिट करता है न्यू तो उसको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट हो उसको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। और इस पेशेंट का वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। सर आपकी आवाज चली गई। कोई भी पेशेंट हो उसको 200 रुपया पे करना पड़ेगा जो आपने बेसिक रेट यहाँ पे डिफाइन किया। अगर किसी पेशेंट का आपको चेंज करना है कि सीनियर सिटीजन का हम डिफरेंट चार्जेस लेंगे तो उसके लिए एक सेक्शन डिजाइन किया गया है सर्विस टैरिफ का। उसके अंदर आप सर्विस के बेस पे बिलिंग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो वो टैरिफ मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। सर्विस आइटम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसका बेसिक रेट डिफाइन करेंगे, सेव करेंगे, सर्विस आइटम आपका क्रिएट। सर जो ओपीडी टाइम में जो हम लोगों ने सीखा था, जो ओपीडी टाइम में आपने बताया था वो रीविजिट फीस था, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने ओपीडी वाले मॉड्यूल में किया था। वहाँ पे न्यू भी था और रीविजिट भी था। न्यू और रीविजिट दोनों था। न्यू था, लेकिन यह सेक्शन में आपको इसलिए डिजाइन करना पड़ेगा कि उसका आपको यहाँ पे प्रिपेयर जब रिसीव करेंगे तो ये सर्विसेज जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉलो अप देखेंगे वो सारे सर्विसेज का बिल आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपको होता है कि समटाइम्स किसी को बिलिंग यूज नहीं करना है किसी हॉस्पिटल को, तो उस पर्पज से उनके लिए कि वो डायरेक्ट यूज करे एप्लीकेशन को और मैनुअली एंट्री जो करते हैं बिलिंग यूज ना करके वो उस पर्सपेक्टिव से वो यूज कर सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा ले, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं बिलिंग मॉड्यूल में आके, देन उनका 250 रुपए या 200 रुपए या 50 रुपए जो भी पर्चा कटता है वो उसका बिलिंग वहां से करते हैं। वो ऐसे ही मैनुअली ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसको चार्ज देना पड़ता है। तो बिलिंग यूज नहीं करते हैं उसके लिए तो वो प्रोविजन नल एंड वॉइड ही हो जाता है। वो डायरेक्टली मैनुअली पेशेंट को एंट्री करेंगे और पेमेंट हैंड से रिसीव करेंगे। और ये सेक्शन है कि आपका रिपोर्ट तैयार होगा, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नए हो रिविजिट हो, उस सारे का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स भी बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जितने पेमेंट लिए हैं वो पेमेंट भी डिस्प्ले होंगे। आगे मूव करें। हाँ, तो यहाँ से आप चार्जेस डिफाइन कर सकते हैं, ये बेसिक रेट। इसी तरह से फॉलो अप रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो वहीं से फॉलो अप रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करके फॉलो अप रजिस्ट्रेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लैब के रिलेटेड सर्विसेज क्रिएट करना है तो जब मैं लैब बताऊंगा उस समय यहाँ पे स्विच करके आपको वो सेक्शन भी दिखाऊंगा।
तो ये दो सर्विस चार्जेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद ये लिस्ट में आएगा। आपको फ्यूचर में मॉडिफाई करना है तो डिटेल को मॉडिफाई पे बटन पे क्लिक सर्च करके मॉडिफाई बटन पे क्लिक करके मॉडिफाई भी डिटेल को कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं टैरिफ सेक्शन। टैरिफ सेक्शन में आप उसका टैरिफ डिफाइन करेंगे। जो डिफरेंट पेशेंट्स डिफरेंट चार्जेस होंगे वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंसल्टेंट सेलेक्ट करना होगा। कंसल्टेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस सेलेक्ट करना होगा। देन सर्विस आइटम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा और फॉलो अप रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। कैजुअलिटी आपका है तो कैजुअलिटी का भी मिलेगा। सेक्शन आप तो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आईपीडी के लिए आईपीडी है, सारे के लिए है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका बिलिंग टाइप आपने इनेबल किया है वो सारे बिलिंग टाइप के बेस से आपका सर्विस आइटम मैप होके मिलेगा और यहाँ पे चार्जेस आप डिफाइन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने 108 का बिलिंग टाइप का आपने चार्जेस अगर 110 रुपीज पे किया है, वो सेलेक्ट किया है ओपीडी में, तो कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में विजिट करता है और उसको बिलिंग टाइप 108 अलॉट किया गया है तो उस पेशेंट को ओपीडी में 110 रुपीज पे करना पड़ेगा। इन सिमिलर में कैजुअलिटी का चार्जेस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कितना आप कैजुअलिटी में चार्ज लेंगे। ये आईपीटी के लिए ये सेक्शन आप डिजाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से आप 108 का है, आप सीनियर सिटीजन का डिफाइन कर सकते हैं, जनरल का डिफाइन कर सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, आयुष्मान भारत, जितने भी बिलिंग टाइप आपने इनेबल किए हैं वो सारे का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टैरिफ कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं सर्विस टैरिफ। यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है वो आपको यहाँ से लिस्ट को गेट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट एक्सेल में रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये चीज निकाल सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज का जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर्विस पैकेज। जब मैं आपको लैब डिस्क्राइब करूंगा तो उसके उस बेस पे मैं सर्विस पैकेज का भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इस पोर्शन का स्किप करते हैं। इसके बाद आते हैं बिल्डिंग कंडीशन। बिल्डिंग कंडीशन में ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इनेबल करने पड़ेंगे। जो आपने फाइनेंशियल ईयर वाइज जनरेशन रूल सेलेक्ट किया है उसके में अगर आपने 24 आवर सेलेक्ट किया है तो 24 आवर तक कोई पेशेंट आता है तो उसका रिसिप्ट आप कैंसिल कर सकते हैं। अप टू 24 आवर आता है तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वो आपको वैलिडेशन का एरर देगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू कैंसिल द स्लिप, कांटेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो आपके नोडल ऑफिसर होंगे वो आपका यहाँ से अगर रिक्वायर्ड है तो आप चेंज करवा सकते हैं। तो आप सर आपकी आवाज बीच में कट गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं दोबारा समझना चाहूंगा। बिलिंग कंडीशंस में क्या बताया आपने अभी? ये कैंसल आवर है। जैसे कोई पेशेंट आता है, अब उसने रिसिप्ट अपना जनरेट करवा लिया, अब उस पेशेंट को कैंसिल करना है, लेकिन वो पेशेंट का 24 आवर्स के बाद आया है, 25th आवर में आया है, तो वो कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे 24 आवर ही सिलेक्ट कर रखा है। अच्छा, 24 आवर्स के अंदर यूजर खुद कैंसिल कर सकता है? यूजर्स में जिसके पास राइट होगा कैंसिल रिसिप्ट जिसके पास राइट होगा ओके ठीक, वो कैंसिल कर सकता है। ठीक। देन कंसेशन के लिए इनेबल कंसेशन ड्यूरिंग बिल सेटलमेंट। अगर बिल सेटलमेंट करते हैं तो कंसेशन देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर कंसेशन देना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो आप कर सकते हैं। उसी तरह से फर्स्ट अमाउंट डिडक्शन एट द टाइम ऑफ बिल सेटलमेंट किससे कराना चाहते हैं, एडवांस से कराना चाहते हैं या स्कीम के तहत कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ये मल्टी प्रोवाइडर का है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर टेस्टिंग है। जैसे ही ये प्रोडक्शन पे आएगा तो इसके बारे में भी एलाबोरेट किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट अमाउंट टू डिडक्ट ड्यूरिंग बिल सेटलमेंट, ये डिफॉल्ट आपका एडवांस पे है, ठीक है? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो
ये देखिए नेटवर्क इशू। ओके, आप स्क्रीन शेयर होगा आई थिंक। हाँ सर, ये कह रहे थे ये जो फर्स्ट अमाउंट टू बी डिडक्टेड दिखा रहा है इस समय, ये एडवांस पे हमारा डिफॉल्ट है, तो ये क्या Yes. ये यूजर्स को दिखेगा कि आप किस उससे काटना चाह रहे हैं, बिल काटना चाह रहे हैं, एडवांस से लेना चाह रहे हैं या स्कीम से लेना चाह रहे हैं? सेटलमेंट के टाइम है ना, ये बिल सेटलमेंट के टाइम आपको दिखेगा। दोनों इनेबल कंसेशन, ओके ठीक, ये यूजर्स को दिखेगा दोनों चीजें। जो भी बिल सेटलमेंट का राइट होगा, जिसके बाद जब बिल सेटलमेंट करेगा अमाउंट टू गेट ड्यूरिंग बिल सेटलमेंट, वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे एडवांस से काटना है कि स्कीम से काटना है। वो अगर आप वहाँ पे चेंज भी तो कर सकते होंगे सर, मान लीजिए किसी यूजर को चेंज करना है, स्कीम से काटना है, तो वहाँ वो चेंज कर सकता होगा? नहीं तो राइट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है इनेबल कनेक्शन। अगर बिलिंग कंडीशन का राइट, ये तो एडमिन राइट है। अगर बिल सेटलमेंट होगा तो एडवांस के थ्रू, अभी जनरली एडवांस ही करता है। स्कीम के थ्रू होगा तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है ऑथराइज यूजर फॉर डिस्काउंट। ये अभी के लिए इनेबल नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं, अंडर डेवलपमेंट है, जैसे ही फिक्स होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था, जो फर्स्ट लेवल पे अगर कोई हॉस्पिटल ऑन बोर्ड करता है या माइग्रेट होता है तो उसके लिए फर्स्ट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं, सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा क्रेडिट स्कीम कॉन्फ़िगरेशन का है, कि अगर कोई पेशेंट स्कीम के तहत आता है तो स्कीम से आप लेना चाहते हैं, उस पेशेंट को ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो स्कीम के तहत आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि स्कीम के लिए आपको सबसे पहले प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी कॉन्फ़िगरेशन ही है स्कीम का। पहले प्रोवाइडर आप क्रिएट करेंगे कि प्रोवाइडर किस प्रोवाइडर से आपका फंड आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है वो प्रोवाइडर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, प्रोवाइडर का नेम डिस्प्ले करेंगे। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको स्क्रीन विजुअल ना हो और आवाज नहीं आ रहा हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अभी आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। तो यहाँ से प्रोवाइडर आप क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडर का डिटेल भी मेंशन करेंगे और ऐड करेंगे, प्रोवाइडर आपका क्रिएट हो जाएगा। एक तरह से नोमेनक्लेचर हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोवाइडर का। देन स्कीम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, स्कीम का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन शॉर्ट नेम, किस प्रोवाइडर के अंदर ये स्कीम आएगा वो प्रोवाइडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोवाइडर आपने क्रिएट किया है, जिससे आपको फंड आया है, वो आप प्रोवाइडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इस स्कीम का वैलिडिटी कब तक होगा वो वैलिडिटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जो स्कीम आप क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ ओपीडी के लिए है या आईपीडी के लिए है या दोनों के लिए है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस मैपिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। देन इंश्योरेंस स्कीम टाइप आपका पेशेंट वाइज है या कंसोलिडेट फंड है, तो वो आप सेलेक्ट करके स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। इंश्योरेंस पेशेंट वाइज सर्विस मैपिंग क्या है रिक्वायर्ड? पार्टिकुलर। हेलो यस सर, ये सर्विस मैपिंग रिक्वायर्ड ये क्या चीज है? ये जब आप स्कीम के तहत किसी पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे जी तो जी, पार्टिकुलर सर्विस, आप एक पार्टिकुलर सर्विस को उस स्कीम के अंदर में मैप कर देंगे और सर्विस रिलेटेड उस फंड मिल सकता है। जो अगर एक्स्ट्रा सर्विस लिया है तो उसमें जी जी, डिडक्शन नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड करेंगे, स्कीम क्रिएट होने के बाद आपका ये स्कीम इस तरह से विजुअल होगा। अगर पेशेंट वाइज है तो आपको
पेशेंट वाइज विजुअल होगा और आपको कंसोलिडेट फंड है तो कंसोलिडेट फंड विजुअल होगा। जैसे यहाँ कि ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि PMSY जो स्कीम क्रिएट किया गया है ये कंसोलिडेट फंड है और ये इसके कंसोलिडेट का मतलब होता है कि आपने एक स्कीम ऐसा क्रिएट किया है जिसमें फंड आपके पास है और आप किसी भी पेशेंट को वो फंड में से पेमेंट असाइन कर सकते हैं। और एक पेशेंट वाइज स्कीम होता है कि आप डायरेक्टली उस पेशेंट के लिए अपने स्कीम बना लिया है और उस पार्टिकुलर पेशेंट को, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड पीएम से आया हुआ है कोई कंसोलिडेटेड फंड तो इस अकाउंट में चला जाएगा। ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है क्या सर इसका? नहीं, एक हुआ कि स्कीम आप पेशेंट के लिए क्रिएट करते हैं, एक हुआ कि आपने कंसोलिडेट क्रिएट कर लिया। कंसोलिडेट का मतलब हुआ कि आपने एक जगह फंड रख लिया है, उसमें से आप जिस भी पेशेंट को देना चाहते हैं पेशेंट को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब पेशेंट वाइज है कि पेशेंट को आपने डायरेक्टली असाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से। और यहाँ पे एक सर्विस मैपिंग का जो अगर यस हमने किया है तो यहाँ से आप सर्विस को मैप कर सकते हैं। आपने वो कॉन्फ़िगरेशन किया तो यहाँ से जितने भी सर्विस आप यहाँ पे मैप करोगे उतने ही सर्विस का वो ऐड कर सकता है और सबमिट करेंगे तो आपका कहने का मतलब कि इतनी ही सर्विसेज की फिर हम बिलिंग कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छा है ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, आगे मूव करें। हाँ ये हुआ कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप पेशेंट का इस स्कीम में अगर कोई पेशेंट स्कीम के तहत आया है तो आप पेशेंट का अकाउंट डिटेल आपको ऐड करना पड़ेगा। अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए पेशेंट अकाउंट के अंदर आएंगे, पेशेंट का UHID इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, पेशेंट के पास होगा। उस UHID को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और डिटेल को सर्च करेंगे। तो मैं एक UHID ले लेता हूँ, उस पे मैं आपको लेट सपोज ये आपका पेशेंट है, इसको मैंने सर्च किया, पेशेंट का इंफॉर्मेशन आ गया और यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कंसोलिडेट फंड सेलेक्ट कर रखा है तो इस तरह से आप पेशेंट का अकाउंट डिटेल ऐड करेंगे और ये कंसोलिडेट फंड असाइन हुआ है पेशेंट को। अगर पेशेंट वाइज फंड है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपने क्रिएट किया है उसका वैलिडिटी कब तक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे पेशेंट का ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये डिटेल आपको ऐड हो जाएगा। ये दोनों हमने जो क्रिएट किया है कंसोलिडेट फंड है, इसलिए आपको कंसोलिडेट फंड यहाँ पे दिख रहा है। इस फंड में आप यहाँ पे अमाउंट अलॉट कर सकते हैं। इस प्लस सेंशन पे क्लिक करेंगे और कितना अमाउंट सेंशन करना है तो फंड को आप ये फंड को सेंशन नंबर के बेस पे और उसका क्या वैलिडिटी होगा वो वैलिडिटी डिफाइन करके आप रिमार्क सेंटर करके सेव करेंगे तो ये आपका फंड यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है इस कारण वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब स्क्रीन दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ तो हम लोग इस कंसोलिडेट फंड पे थे कि हमने फंड दे दिया है। आप इसी फंड के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को जितना भी अमाउंट देना है आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें मैपिंग कर रखी होगी कि हाँ मान लीजिए कोई मैपिंग हम लोगों ने कर रखी कि MRI और इनकी जांचें कटा सकते हैं तो इस फंड से केवल वही जांचें कटेंगी। वो तो यस नहीं ये प्री डिफाइंड रहेगा पहले से।
एक बार और आप सवाल पूछिए, क्लियर नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये मान लीजिए इस कंसोलिडेटेड फंड में हमने 2 सर्विसेज की मतलब वो मैपिंग कर रखी थी, एमआरआई की और मान लीजिए सीटी स्कैन, ये कुछ कर रखा था, ठीक है। तो ये जो सैंक्शन अमाउंट है 10,000 का, तो ये पेशेंट एमआरआई सीटी के लिए ही यूज कर सकता है? अगर आपने सर्विस को मैप कर रखा है तो। हाँ, अगर सर्विस को मैप कर रखा है तो यस, दोबारा कोई मैपिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इस सैंक्शन अमाउंट से, उस फंड से अगर ये सैंक्शन अमाउंट 10,000 रुपए निकला तो 10,000 एमआरआई सीटी के यूज होगा। हाँ यही, ठीक है। ठीक सर एक चीज और, सर मान लीजिए ये सैंक्शन अमाउंट 20,000 है और हमने दोनों पेशेंट को दे दिया, अगर थर्ड पेशेंट को देना चाहे तो नहीं दे सकते ना इसमें? नहीं सर। क्यों? नहीं, अगर कंसोलिडेटेड फंड मान लीजिए 20,000 रुपए है, हमने 2 पेशेंटों को 10,000, थर्ड पेशेंट को अगर कोई क्रिएट करना चाहे तो नहीं कर सकता ना सर? नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर से सैंक्शन करना पड़ेगा, प्रोविजन है आपके पास। ठीक है सर, ओके। नहीं, मतलब फिर से उस कंसोलिडेटेड फंड में 10,000 रुपए होने चाहिए तब सैंक्शन कर पाएंगे। हाँ, जैसे ही ओवर हो जाएगा ये 0 शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ये ओवर हो जाएगा, मतलब वैलिडिटी इसकी एक्सपायर हो जाएगी जब। अमाउंट वैलिडिटी तो अलग अमाउंट हो चाहे वैलिडिटी, अगर ओवर हो जाता है तो भी आपको फंड होते हुए भी वैलिडिटी अगर ओवर हो गया तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका फंड देन स्कीम अलॉट करने के बाद यहाँ से बिल जनरेट करेंगे। स्कीम पेशेंट का बिल जनरेट करने के लिए बिल जनरेशन में आएंगे, यहाँ पे पेशेंट का UHID एंटर करेंगे, सर्च करेंगे और पेशेंट का आपको डिटेल आएगा और जो स्कीम आपने पेशेंट को असाइन कर रखा है वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जो अवेलेबल अमाउंट है वो उसको देखने लगेगा और इसका वैलिडिटी कब तक है वो भी दिखेगा, अवेलेबल अमाउंट कितना है वो दिखेगा। ठीक है। और यहाँ से सर्विसेज को अलॉट करके आप उसका बिल जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। यहाँ पे 2 एक सर्विसेज भी दिख रहा है, एक मेडिसिन भी दिख रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर। हाँ, ये मेडिसिन है, यहाँ से मेडिसिन आप अलॉट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, सेशन एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये सब पॉसिबिलिटी मतलब इसकी ये वैसे हम लोगों ने अभी देखा नहीं ये चीज कि 10,000 रुपए तो आपने दे दिए थे उधर कंसोलिडेटेड फंड से, ये अमाउंट कट गया था कि जब ये यूटिलाइज होता है तब कटता है? जब यूटिलाइज होगा तब कटेगा। नहीं, ये तो पेशेंट के अकाउंट से जब यूटिलाइज हो रहा है तब कट रहा है, तब दिख रहा है पेशेंट को कि 10,000 में से 1,000 रुपए इसकी सर्विस में चले गए। हम ये कह रहे हैं जो 10,000 रुपए आपने कंसोलिडेटेड फंड से जो उसको दिए हैं पेशेंट को, तब वो वहां से कम हो गया था? सर वो कम होगा, 0 हो गया। यही दिक्कत हम लोग HRF में आई थी जब। कहाँ पे है अभी हम लोग मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, तो शायद मेडिसिन का सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है वो। ठीक है, जैसे ही ये बिल सेटलमेंट करेंगे और इसमें का अमाउंट जो 10,000 दिए हैं वो 10,000 घटकर आपको 800 से 850 रुपए घटकर जो जितना बचेगा वो नेक्स्ट आपको दिखाएगा पेशेंट को। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 1 सेकेंड, कैश बुक सेलेक्ट कीजिए, जनरेट कीजिए रिसिप्ट। ठीक है, ये रिसिप्ट जनरेट हो गया। आप फिर से पेशेंट को सर्च करेंगे और वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो आपको घट के दिखेगा। ठीक है। ओके सर। तो ये स्कीम था। स्कीम के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है बिलिंग रिसिप्ट। और ये बिलिंग रिसिप्ट में सबसे पहला जो सेक्शन है आपका प्रीपेयर रिसिप्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी पेशेंट OPD से सर्विसेज लेकर आया है, कंज्यूम किया है सर्विसेज, उस सर्विसेज का आपको बिल करना है। तो बिल करने के लिए आपको इस सेक्शन में आना होगा। वो OPD से आए या IPD से आए पेशेंट,
तो अगर ओपीडी से पेशेंट आया है तो ओपीडी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बाई इस ऑप्शन से आप पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। तो मैं यूएचआईडी से पेशेंट को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे डिटेल आ गया, ठीक है। अगर ओपीडी क्लिनिक से आया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्विसेज, जो सर्विसेज वहाँ पे दिए गए हैं वो सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आईपीडी से आया है तो जो सर्विसेज आईपीडी में दिए गए हैं पेशेंट को, वो सर्विसेज आपको आईपीडी में दिखेंगे पेशेंट को। इसको कोई भी सर्विसेज अलॉट नहीं है, इस कारण ये इसको दिख नहीं। अगर किसी कोई भी पेशेंट, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सर्विसेज स्लिप में मेंशन है, उसका आप यहाँ से बिल जनरेट कर सकते हैं। उसका यूएचआईडी ले लेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद डिटेल आ जाएगा और यहाँ से जो भी सर्विसेज देना है, जिस कैटेगरी का सर्विस देना है उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, या आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ से सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग का ऑप्शंस दिया गया है, आप सर्च करेंगे, सर्विस को सेलेक्ट करेंगे और कैश बुक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और प्रीपेयर रिसिप्ट करेंगे और रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड में एक फीचर आया है स्कैन एंड पे, वो भी मिलेगा। पॉज का भी फीचर कुछ समय में इनेबल कर दिया जाएगा, उसके थ्रू भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रीपेयर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और रिसिप्ट आप यहाँ पे इस पेशेंट का जनरेट कर सकते हैं। तो ये ओपीडी पेशेंट है, ठीक है। प्रीपेयर रिसिप्ट आपने कर दिया, पेशेंट को रिसिप्ट प्रोवाइड कर दिया, पेशेंट अपना पेमेंट करेगा और घर चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे केस है आईपीडी पेशेंट का, कि अगर कोई पेशेंट आईपीडी में एडमिट हुआ है तो आईपीडी पेशेंट का एक आईपीडी नंबर मैं निकाल लेता हूँ, उस पे आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आईपीडी में आएंगे और यहाँ से आईपीडी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिया गया है एडवांस का। अगर किसी पेशेंट को एडवांस आपको अलॉट करना है तो इस सेक्शन से आप एडवांस पेशेंट को, आईपीडी पेशेंट को, सिर्फ आईपीडी पेशेंट को एडवांस दे सकते हैं। ये फीचर सिर्फ आईपीडी के लिए होता है। आईपीडी पे एडवांस में आएंगे, एडवांस का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, एडवांस का अमाउंट मेंशन करेंगे, किस मोड से आया है वो मोड सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो वो एडवांस मिल जाएगा। लेट सपोज इसको मैं अगर 800 रुपीज 8000 रुपीज अलॉट कर एडवांस देता हूँ, तो आपको पहले कैश सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ से रिसिप्ट को जनरेट करेंगे, तो ये एडवांस आपको रिसिप्ट मिल जाएगा और ये रिसिप्ट के साथ आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं और डिटेल को आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये एडवांस आपको बिल सेटलमेंट में भी दिखेगा जब आप पेशेंट का बिल सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि बिल सेटलमेंट में ही एडवांस से डिडक्ट होगा पेशेंट पेमेंट। तो ये एडवांस जो आपने अलॉट किया है कुछ समय में यहाँ भी दिखने को मिलेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से एडवांस दे सकते हैं। और जो भी सर्विस आईपीडी में लिया है उस सर्विस का आप यहाँ पे सिलेक्शन करके उस प्रीपेयर रिसीव करके स्लिप प्रोवाइड कर सकते हैं आईपीडी पेशेंट को। जैसा आपको ओपीडी में किया है सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहीं से कर सकते हैं क्या? क्या सेम आईपीडी ओपीडी का दोनों सेम जगह से कर सकते हैं? अच्छा, सेम जगह से। अगर ओपीडी का करना है तो ओपीडी सेलेक्ट करेंगे, आईपीडी करना है तो आईपीडी सेलेक्ट। तो सर अगर वो पेशेंट एडवांस नहीं दे रहा है तो भी हम कर सकते हैं ना ऐसे तो जनरेट? हाँ, यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हम कैश से ले रहे हैं वैसा। और दूसरा सर स्कीम का भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए पेशेंट स्कीम का है तो यहाँ पे कई सिलेक्शन आएगा कि स्कीम से हम पेमेंट ले रहे हैं? नहीं, स्कीम के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा जो मैंने पहला सेक्शन बताया। ओके, क्रेडिट स्कीम कर लीजिए। आगे मूव करें। हाँ, उसके बाद आता है नॉन पेशेंट। समटाइम्स होता है कि आपको यूएचआईडी के बेस पे नहीं, कुछ इक्विपमेंट के बेस पे रिसिप्ट जनरेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। पेशेंट को आपने कुछ एक्स्ट्रा किसी भी पेशेंट को दिया है तो पेशेंट का नेम मेंशन करके उसका सर्विसेज आप यहाँ पे असाइन करके उसका बिल बना सकते हैं। ठीक है, एक बार सर और थोड़ा इसको बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे पेशेंट ये पेशेंट स्पेसिफिक नहीं है। समटाइम्स होता है कि एक रैंडम हम चार्जेस लेते हैं जो पेशेंट के नेम पे उसके यूएचआईडी पे नहीं होता है, वो हॉस्पिटल टर्म्स में होते हैं। कुछ इंजेक्शन होते हैं, उस तरह से कुछ होते हैं जो हम लोग बेड शीट हुए या टॉवेल हुआ जो यूटिलाइज होता है, जो पेशेंट के
ऐड अंदर में नहीं होता है तो वो आप यहाँ से रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। UHIT में ऐड नहीं करके आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये किसी और हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट था तो उसको इंटीग्रेट किया गया। तो इसके बाद आता है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट में कोई आउटसाइड का पेशेंट है उसका बिल आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं डुप्लीकेट रिसिप्ट। जो आपने यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट किया है उसका रिसिप्ट आप डुप्लीकेट यहाँ से निकाल सकते हैं। पैरामीटर्स दिए गए हैं, इस पैरामीटर्स का फिल्टर करके आप रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेट, उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इस तरह से रिपोर्ट निकलेगा, सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैंसल रिसिप्ट। को जैसा डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल रहे हैं उसी तरह से कैंसल रिसिप्ट निकलेगा, लेकिन कैंसल रिसिप्ट तब निकलेगा जब आप यहाँ से कैंसिल किए। एक सेक्शन है कैंसल रिसिप्ट। अगर किसी रिसिप्ट को आपने कैंसिल किया है उसी का कैंसल रिसिप्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल एडमिन डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल एडमिन में सबसे पहला है पेशेंट वाइज डिस्काउंट। तो इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जब आपने प्रीपेयर रिसिप्ट कर लिया। प्रीपेयर रिसिप्ट करने के बाद आपको अगर कोई IPD पेशेंट है तो उसका बिल सेटलमेंट आप करेंगे। बिल सेटलमेंट के लिए आपको बिल सेटलमेंट में आना होगा और यहाँ से IPD नंबर आप मेंशन करेंगे, उस पेशेंट का सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और जितना एडवांस आपने दिया है वो एडवांस भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा और यहाँ व्यू एडवांस में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप एडवांस देख सकते हैं और यहाँ से सर्विसेज आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी पेशेंट ने सर्विस लिया है वो सर्विस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो ये सर्विस है उसके अकॉर्डिंग इसका बिल सेटलमेंट होगा और पेशेंट को एडवांस में से डिडक्ट होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि 900 का सर्विस लिया है और एडवांस से माइनस होके अभी उसके पास एडवांस बचा हुआ है 7034 रुपीज। ठीक है, इस तरह से बिल सेटलमेंट वो कर सकता है। हेलो, यस सर ये ऑर्डर एंट्री एडवांस के टाइम पे नहीं देंगे? अगर मान लीजिए किसी पेशेंट ने एडवांस जमा किया तो यहाँ पे बिल सेटलमेंट के टाइम पे सर्विस एड करेंगे? यस, IPD में IPD पेशेंट को बिल सेटलमेंट मैंडेटरी हो जाता है। नहीं सर, बिल सेटलमेंट तो मैंडेटरी होता है। मान लीजिए पेशेंट 5 दिन रुका, उसके अलग अलग दिन इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो अलग अलग दिन तो रेज करना पड़ता है ना सर, एक ही दिन तो नहीं कर सकते ना सर। ऑर्डर एंट्री के तो अलग अलग कर सकते हैं, जो उसको एडवांस मिला होगा उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट होगा। वो सर ऑर्डर एंट्री एडवांस से ही होगा ना? वहाँ से कहाँ से? एक सर ऑप्शन आता था ADT मॉड्यूल में ऑर्डर एंट्री एडवांस, वहाँ से होगा सर ना? सर एक है कि आपने पेशेंट आपका एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद उस पेशेंट को अभी लंबे रहना है, लंबा टाइम रहना है, तो आपने जो भी सर्विस उसने कंज्यूम किए हैं तो उसका आप प्रीपेयर रिसिप्ट करके रिसिप्ट देते चले जाएंगे पार्टिकुलर सर्विस का, और वो सर्विस आपको यहाँ पे अपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सर प्रिपरेशन ऑफ रिसीट के लिए तो ये काउंटर जाएगा ना हमेशा? हाँ, ये काउंटर जाएगा। हाँ, मान लीजिए पेशेंट वहाँ बढ़ती है, ये नर्सिंग करती कौन करता है? आप नर्स करते हैं? अभी तो नर्सिंग करते हैं, नर्सिंग कहीं पे रेजिडेंट करते हैं। कहीं कहीं सर ये हमारे क्या जो ट्रीटमेंट वाला जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ हो गया आपका, है ना, या वहाँ के रेजिडेंट्स हो गए, तो वो लोग एक ऑप्शन यूज करते हैं आपके यहाँ ये हॉस्पिटल में ADT मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। हाँ? ये हॉस्पिटल पे अभी हम लोग ऑर्डर एंट्री एडवांस यूज कर रहे हैं। हाँ, ऑर्डर एंट्री एडवांस हमारे क्या 2-3 जगह आता है, लेकिन ये लोग बेसिकली जो उनका फ्लो है वो ADT मॉड्यूल में जाके ट्रीटमेंट के अंदर एक ऑर्डर एंट्री एडवांस का ऑप्शन आता है, जहाँ से ये लोग सर्विसेज UHID सेलेक्ट करके उसके अंदर जितनी सर्विसेज उनको देनी है पेशेंट को वो ऑर्डर करते हैं वहाँ से। ओके, और हाँ, ये एनवायरनमेंट हम लोगों ने भी लेटेस्ट क्रिएट कराया था जिसमें था कि एडवांस और स्कीम का सिलेक्शन भी वहाँ पे पॉसिबल था कि किस अकाउंट से वो पैसा कटेगा। तो जब वो ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो अकाउंट भी सेलेक्ट कर लें कि एडवांस अकाउंट से पैसा कटेगा या स्कीम अकाउंट से पैसा कटेगा, तो वो वहाँ सिलेक्शन करने के बाद उस सर्विस को ऑर्डर कर देते हैं। देन फाइनल बिल सेटलमेंट पेज में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। सर तो ये जो सेक्शन है आपका फाइनल बिल सेटलमेंट है? हाँ, नहीं ठीक है सर, ये इनके कहने का मतलब अमरीश जी का जो कहना था, मान लीजिए 5 दिन पेशेंट रहता है, 5 दिन उसको कहीं ना कहीं पहले दिन को सर्विसेज लगी, 10 सर्विसेज लगी,
ठीक है, वो 10 सर्विसेज के लिए क्या वो बार बार पेशेंट प्रिपरेशन और रिसीट को काउंटर पहुंचेगा और अपनी रिसीट प्रिपेयर कराएगा कि ऑर्डर एंट्री एडवांस का ऑप्शन है इसमें? सर अगर जो सर्विस उसने लिए हैं अगर आईपीडी में एडमिट है तो वहाँ पे एक सेक्शन है जो ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे जितने भी सर्विस उसको दिए जा रहे हैं वो सर्विस वहाँ पे अपेंड होते जाएंगे जितने भी सर्विस उसके लिए। और एक बार वो ऑप्शन हम लोग को दिखा देंगे, थोड़ा माइंड में क्लैरिटी होगी कि इस मॉड्यूल में भी होती है, क्योंकि हम लोग के एनवायरनमेंट दिमाग में यही फीड है कि ई हॉस्पिटल में ऐसा है। यहाँ ट्रीटमेंट सेक्शन है, नर्स को भी ये सेक्शन दिखेगा, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ एक पेशेंट है, यहाँ पे आप आरएक्स पे आएंगे और जितने भी वो सर्विसेज लिए हैं वो सर्विसेज आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लिस्ट होते जाएंगे। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन वो रेस करते रहेंगे और फाइनल बिल सेटलमेंट के टाइम में यही सारे सर्विसेज आपको वहाँ पे दिखेंगे। मतलब यहाँ पे एज ऑर्डर एंट्री एडवांस वहाँ पे तो बिलिंग भी हो जाती थी उस प्रोसेस में, इसमें बिलिंग नहीं हो रही है, केवल हमारा सर्विसेज ऐड होती जा रही है पेशेंट की। यस। अच्छा, मान लीजिए पेशेंट के पास ना पैसा था एडवांस, ठीक है, ना ही उसने एडवांस डिपॉजिट किया था, ना ही वो स्कीम का, एक जनरल पेशेंट था, मान लीजिए 10 सर्विसेज रेज हुई 20,000 रुपए की, वो यहाँ पे अपेंड होती रही। बिल सेटलमेंट के टाइम पे वो जब जाएगा तब 20,000 रुपया देगा, तब उसका बिल सेटल होगा, डिस्चार्ज प्रिपेयर होगा, राइट? सर दो प्रोसेस है, एक तो है कि वो लास्ट में पे करे और एक है कि अपना रिसिप्ट जनरेट करवाते रहे, एडवांस अपना ऐड करता रहे और अपना रिसिप्ट लेता रहे। लेकिन सर यहाँ तो दिक्कत ये आ सकती है ना, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन रेज हो रहे हैं, हाँ तो सर वो आपका लिस्ट में यहाँ पे पैसा नहीं, आदमी के पास वो एब्सकॉन्ड कर गया, वो निकल गया। सर कैसे निकल जाएगा, उस डिस्चार्ज रिपोर्ट तो लेगा। सर लामा पेशेंट बहुत होते हैं हमारे, क्या तो लामा तो एक है ही है डिस्चार्ज टाइप में, हम लोग सेलेक्ट ही करते हैं। मतलब मुझे एनवायरनमेंट एक स्टोरी मुझे ऐसी समझाइए यहाँ पे, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब हॉस्पिटल से कंपैरिजन चल रहा है इस समय। ये बिलिंग कैसे होगी एक आईपीडी पेशेंट की? एक आईपीडी पेशेंट आता है, ठीक है, एडवांस जमा करता है, एडवांस नहीं भी जमा करे, मैं जनरल पेशेंट आया, वो बहुत हालत उसकी खराब है, उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, एडमिट किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशंस रेज हो रही है अभी, मुझे ये स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पे कैसे हो रही है। पेशेंट आया, एडमिट हुआ, उसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद यहाँ पे मल्टीपल सर्विस उसके अपेंड होती जाएंगी, ठीक है। अब वो सर्विस जब अपेंड हो गए, अब पेशेंट मान लीजिए कि वो ओके हो गया, ओके होने के बाद वो घर जाना चाहेगा, घर जाने से पहले उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा पेशेंट को डिस्चार्ज कीजिएगा ना। हाँ, बिल सेटल करेंगे, हाँ बिल सेटल करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे आप? नहीं, पहले बिल सेटलमेंट नहीं होगा, पहले डिस्चार्ज होगा, सॉरी, डिस्चार्ज होने से पहले बिल सेटलमेंट होगा, ठीक है। हाँ, उससे पहले आपको डिस्चार्ज इनिशिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको इनिशिएट कर दिए कि ये रेडी है घर जाने के लिए। अब वो जाएगा बंदा, बिल सेटलमेंट करेगा, बिल सेटलमेंट करने के बाद यहाँ पे आएगा, डिस्चार्ज समरी जनरेट कर पाएगा, और ये डिस्चार्ज समरी उसी का बनेगा जितने इसने सर्विस यहाँ पे कंज्यूम किए हैं। अगर कोई भी सर्विस इसने पेमेंट नहीं किया है तो उसका डिस्चार्ज समरी बनेगा नहीं, उसको फिर से बिल सेटलमेंट काउंटर पे जाना होगा, उसको चेक करवाना पड़ेगा और वो सारे सर्विसेज का पेमेंट करना पड़ेगा। जब वहाँ पे क्लियर होगा उसके बाद यहाँ पे डिस्चार्ज समरी उसका। सर इसमें फिर लामा वाले केसेस में क्या होगा? मान लीजिए अभी तो आप कह रहे हैं उससे 20 क्या, हम कह रहे हैं 50 सर्विसेज ऐड हो गई, ठीक है, कोई कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो महीनों भर्ती रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ऐसा नहीं है उनके पास, वो ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रेज होती जा रही है। यहाँ तो हमारे पास अच्छा कोई कैश रिसीव भी नहीं जनरेट हो रही है, अभी तो ऑर्डर एंट्री एडवांस में। निर्मल जी आप बताइए जरा, ऑर्डर एंट्री एडवांस में हमारी कैश रिसीट वगैरह प्रिपेयर होती है ना? वहाँ पे एक रिसीट तो प्रिपेयर होती है, रिक्विजिशन स्लिप कह रहे हैं ये रिक्विजिशन स्लिप वगैरह तो प्रिपेयर होती है ना हमारी ऑर्डर एंट्री एडवांस पेज पे? ऑर्डर एंट्री से ही हम रेज करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और जब रिक्विजिशन स्लिप हमारे ये वेंडर्स को जाती है जो पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तभी वो जांच करते हैं। हाँ, अभी सर आप मुझे ये बताइए सर, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन आप रेज कर रहे हैं उसकी कोई स्लिप वगैरह निकल ली? एक्शन में है ही नहीं वो ऑर्डर एंट्री वाला मॉड्यूल, क्योंकि वो यहाँ पे अभी तो वो आप बताओ कैसे करते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक पेशेंट जैसे आया, ठीक है, उसकी एमआरआई जांच होनी है, ठीक है, एडमिट हो गया, उसकी एमआरआई जांच होनी है, ऑर्डर एंट्री एडवांस पेज से ये लोग जाते हैं और वहाँ पे उसकी सर्विस रेज करते हैं, है ना?
एक रिक्विजिशन स्लिप जनरेट होके आती है, लेकिन ये तब होता है जब उसके पास एडवांस पैसा उसके पास डिपॉजिट होता है या स्कीम से अकाउंट में उसके पैसा होता है, तो वहां से डेबिट होता है, फिर एक रिक्विजिशन स्लिप जनरेट होती है। वो रिक्विजिशन स्लिप जाती है वेंडर को जो सॉरी ये जो हाँ जहाँ पे सैंपल रिसीट होते हैं या जहाँ जांच हो रही होती है, ये पीपीपी मॉडल पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो रिक्विजिशन स्लिप के अकॉर्डिंग जांच कर देता है और पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है। पैसा कट चुका हमारा, चाहे स्कीम से कटा हो चाहे एडवांस से कटा हो, तो कोई दिक्कत भी नहीं, पेशेंट भागे चाहे ना भागे। लेकिन अभी इस केस में तो यही आप इन्वेस्टिगेशन रेज करते जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते भी जा रहे हैं, और कल को वो 4 दिन बाद भाग जाए, 10 दिन का ट्रीटमेंट था उसका, 4 दिन बाद भाग जाए। हम सेटलमेंट तो करते जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा ना। नहीं, तो इसके लिए तो देखिए प्रोसेस सभी यही है, जो भी सर्विस उसने कंज्यूम किए हैं आप पहले उसका रिसिप्ट जनरेट कीजिए, बिल सेटलमेंट कीजिए, एडवांस पहले ऐड कीजिए, उसके बाद प्रिपेयर रिसिप्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिपेयर रिसिप्ट से है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये यहाँ पे ये पॉइंट है वर्क अराउंड कि आप इन्वेस्टिगेशन रेज करें, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन रेज करने के बाद वो बंदा प्रिपरेशन ऑफ रिसीट वाले काउंटर पे जाए, वहाँ रिसीट प्रिपेयर कराए अपनी, है ना, एडवांस देके या जैसे देके, मतलब रिसीट का प्रिपरेशन हो गया तो उसकी जांचें भी होंगी, सब कुछ होगा। यस, तो यहाँ पे मरीज को थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, और पेपर वर्क भी ज्यादा हो रहा है। नहीं, और चैलेंजेस क्या है? मैं सारे कोऑर्डिनेटर्स प्लीज एक्टिव रहे, मुझे चैलेंजेस बताएं। हाँ गर्मा जी, आपने क्या बताया? यही है कि पेशेंट बहुत मूव करेगा, पहले वो कहेगा मैं वहाँ नर्सिंग स्टाफ से लेके आया हूँ, अब मैं लाइन लगूं फिर उस रिसिप्ट को नहीं, नर्सिंग स्टाफ तो वहीं उनके बेड पे ही करेगी ना ये काम। अभी जब ई हॉस्पिटल में इतना कम पेशेंट को भागना पड़ता है, हम लोग इतना हेल्प आउट करते हैं उसको, तब तो पेशेंट इतना परेशान होता है, और इस टाइम तो पेशेंट एकदम आफत कर देगा काउंटर वालों पर भी और हम लोगों पर भी। हम लोग कितना हम लोग, और एक काउंटर नहीं है, एक टाइम में मतलब कई सारे काउंटर पे ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो फिर कैसे काम होगा। और इमरजेंसी वार्ड्स की तो ऑर्डर कोई नहीं पाएगा। 1 सेकंड सर, इस पॉइंट पे हम लोग लास्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेन सर हम लोगों का मोटिव ये होना चाहिए कि पेशेंट को नहीं दौड़ना पड़े। आपका कंसर्न मैं समझ गया, इस पॉइंट को हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। मैं अपने उस रिस्पेक्टिव मेंबर को भी यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ये आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है प्लीज सर, आगे मूव ऑन करो। ठीक, ओके। अब यहाँ से हम लोग बिल सेटलमेंट में बात कर रहे थे। बिल सेटलमेंट यहाँ से करेंगे, जो भी उसका एडवांस होगा उसके अकॉर्डिंग बिल सेटलमेंट होने के बाद सर प्रोसेस यहाँ पे भी आपका हो सकता है कि बिल सेटलमेंट जो एडवांस उसने दिया है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ा सा उस पर नजर डाल रहा हूँ कि उसने 200 एडवांस, तो 8000 एडवांस दिया, 8000 का उसको हमने बिल सेटलमेंट यहाँ से रिसिप्ट बना के दे दिया, ठीक है। बिल सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। लेट्स सपोज जैसे ये सर्विस लिया ना, तो इसी की तरह मैं 8000 सर्विस ले लेता हूँ। ये मान लीजिए कि ये सेटलमेंट हमने रिसिप्ट बना दिया, ये सेटलमेंट नंबर हुआ, ठीक है। अब ये नंबर आपको यहाँ से पेशेंट निकालेगा और यहाँ से जनरेट होगा। देखिए यहाँ से हम जनरेट करेंगे और उसके बाद उसको हम ये रिसिप्ट देंगे और उसके बाद वो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से बार बार जितने भी एडवांस अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर से एडवांस देगा, उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट रिसिप्ट उसका बनता चला जाएगा। जैसा कि मैंने एक बनाया उसी तरह से मल्टीपल बनता सर आपकी आवाज भी स्क्रीन भी गई है। हेलो, इसको दोबारा बताएं, पहले रिपीट करें। हेलो, हम लोग इस पॉइंट पे थे कि को एडवांस दिया जिसने उसने सर्विस कंज्यूम की है, ठीक है। सर्विस कंज्यूम करने के बाद वो आएगा यहाँ से बिल सेटलमेंट कराएगा। जो बिल सेटलमेंट करने के लिए जैसे इस पेशेंट का हमने बिल सेटलमेंट किया है,
इसने 8,000 अपना दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसका सेटलमेंट रिसिप्ट यहाँ से बनेगा और ये सेटलमेंट रिसिप्ट लेकर जाएगा अपना, वो आगे का प्रोसेस करेगा। ठीक, यहाँ से सेटलमेंट रिसिप्ट यहाँ से जनरेट कर सकता है, व्यू करेगा सकता है सेटलमेंट रिसिप्ट और प्रिंट करके ले सकता है, या यहाँ से सेटलमेंट रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। जितना उसका एडवांस बचा है उसके अकॉर्डिंग आप जनरेट करके उसको देंगे और वो अपना काम करेगा। और इस तरह से जितने भी उसने सर्विस कंज्यूम किए हैं आप बार बार यहाँ से सेटलमेंट रिसिप्ट तक जनरेट कर सकते हैं। हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सर। ये अभी तो ई हॉस्पिटल में भी यही चीज हो रही है, मल्टीपल टाइम बिल सेटलमेंट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, पहला बिल सेटलमेंट हुआ वहीं पे उसका डिस्चार्ज पॉसिबल है पेशेंट का। हेलो, यस, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही पहला बिल सेटलमेंट हुआ तो दैट मीन्स कि सिस्टम को ये पता है कि पेशेंट का डिस्चार्ज पॉसिबल है सिस्टम। यस, डन। यस। अब यहाँ पे ये बात आती है सर कि जब तक हमारा एक सर नो ड्यू सर्टिफिकेट का हम लोग ने ऑप्शन क्रिएट करवाया था ये हॉस्पिटल में, वो फंक्शनैलिटी हम लोग यहाँ पे भी चाहेंगे। हम लोग का ये था कि इवन आफ्टर बिल सेटलमेंट आप सेटल रिसीट जनरेट करने के बाद एक नो ड्यू सर्टिफिकेट जनरेट होता है, आफ्टर दैट वो डिस्चार्ज पॉसिबल हो। ओके, तो उस सेक्शन पे आप अपना सजेशंस जैसे देखिए, होता है कि हमारा एप्लीकेशन अभी जेनरिक इन नेचर है, जितने हॉस्पिटल्स को कम एक तरह से रिक्वायर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर चलेगी। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, ठीक है, यहाँ से बिल सेटलमेंट कर सकते हैं। जी, सर्विस चलाएंगे यहाँ से कैंसिल, अगर कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, UHID का प्रोसेस सर्विस हम चला रहे, मान लीजिए प्राइवेट रीजन मेंशन करेंगे और कैंसिल करेंगे, तो वो कैंसिल रिसिप्ट आपको यहाँ पे कैंसिल के अंदर सारे कैंसिल रिसिप्ट दिखेंगे। रिफंड करना है किसी पेशेंट को तो उसका भी प्रोविजन है, आपको यहाँ से रिफंड कर सकते हैं। पीरियड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे जो भी सर्विसेज इसने लिए हैं उस सर्विसेज में से कौन सा सर्विस का रिफंड देना है, वो सर्विस सेलेक्ट करेंगे और रिफंड आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं रिफंड के लिए। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यूजर वाइज कलेक्शन रिपोर्ट, कौन से यूजर ने कितने कलेक्शन किए हैं, आप डेट रेंज और दोनों दिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पेशेंट वाइज बिल्स। यस सर, एक चीज ये बताइए, अगर मान लीजिए एक पेशेंट है, उसने एडवांस भी जमा किया और स्कीम भी है और दोनों से सर्विसेज रेज हैं, एडवांस से भी और स्कीम से भी, वो जनरेट सेटल रिसीव में दोनों आएगा स्कीम का कि केवल कैश का ही आएगा इसमें नेक्स्ट जन में? आप कह रहे हो कि एक पेशेंट आया जो उसने एडवांस में भी है और स्कीम का भी है, तो सर आपको मान लीजिए स्कीम का ही है सर, स्कीम से कुछ सर्विसेज रेज हुई और बिल सेटलमेंट में तो वो दिखती हैं सर्विसेज, मगर जनरल सेटल रिसीव में स्कीम की सर्विसेज नहीं दिखती हैं। ये हॉस्पिटल पे अभी ये दिक्कत, इसमें नेक्स्ट जन में है क्या ये फैसिलिटी? मैं समझा नहीं, आपको फिर से बताना। तो इनके कहने का मतलब है कि एक IBD पेशेंट है, ठीक है, उसके पास दो अकाउंट्स हैं, एक एडवांस अमाउंट वाला अकाउंट और एक स्कीम अकाउंट। एडवांस में उसने 5,000 रुपए डिपॉजिट कर रखा है, स्कीम में उसको 20,000 रुपया मिल रखा है। ठीक है, अभी क्या होता है सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ बताइए। हाँ, तो सर ये दो अकाउंट उसके क्रिएटेड होते हैं पेशेंट के। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन उसके एडवांस अकाउंट से चलते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन उसके स्कीम अकाउंट से चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो फाइनल सेटलमेंट होता है ना हमारा बिल सेटलमेंट ई हॉस्पिटल पे, तो जो सेटल्ड रिसीट जनरेट होके आती है वो केवल उन ट्रांजैक्शंस की आती है जो कि एडवांस अकाउंट से करे गए हैं। ठीक है, ठीक है,
अभी स्कीम का कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बिलिंग बिल सेटलमेंट में नहीं आती है। वो भी जनरेट सेटल्ड रिसीट में नहीं आती। यहाँ भी नहीं आती है। सर तो ये इसलिए दिक्कत होगी, मैं आपको बताऊं सर, होता क्या है हमारे, क्या ये इशू हम लोगों ने अभी रेज भी किया हुआ है विक्रांत जी और टीम को, ये कि अगर जब तक ये हमारा इसका बिल नहीं जनरेट होगा ना स्कीम वाले का, तो तब तक ये स्कीम का आप यहाँ से बिल जनरेट कर सकते हैं ना, जो स्कीम उसने लिया है तो ये स्कीम के अंदर आके बिल जनरेट करेगा अपना। ये एक बार सर दिखाइए, हाँ दिखाइए, यहाँ पे बिल जनरेशन है ना पेशेंट वाइज, हाँ करिए बिल जनरेट में पेशेंट का UHID होगा, उसका सारा डिटेल्स आएगा, जो स्कीम लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट डिडक्ट होगा यहाँ से, आप बिल सेटलमेंट होगा इसका, और यही रिपोर्ट आपको रिपोर्ट सेक्शन में देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इसमें सर जब रिसीट जनरेट होगी तो कोई मतलब जैसे हमारा जी कैश नंबर आता है उसमें, तो इसमें भी कोई एक नंबर आएगा यूनिक सा? और यूनिक नंबर आएगा रिसीट जनरेट करने के बाद, रिसीट जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा हमारी ये टीम के लिए जो पीपीपी मॉडल पे काम करी ना, ये लोग अपना क्लेम करते हैं बिल फाइनेंस ऑफिस से, तो फाइनेंस ऑफिस कहता है रिक्वेजिशन स्लिप पे हम आपको पैसा मतलब रिलीज नहीं करेंगे, वो रिलीज करते हैं बिल पे, और बिलिंग मान लीजिए हुई है स्कीम पे, तो ये बेचारे फंस जाते हैं इसमें, अभी हॉस्पिटल में इसमें फंसे हुए हैं। हाँ तो ऐसे कर सकता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग एक बार इसका करेंगे, एक डेमो करेंगे इसका, ठीक है। ओके, हम लोग बिलिंग में थे, ठीक है, और उसी के बेस पे आपको यहाँ आवाज कट गई सर आपकी। रूम अलॉटमेंट में कुछ या कुछ स्लॉट ऐसा कंटिन्यू हो सकता है कि हम आप फिक्स कर दें? निकाल सकते हैं डिटेल में, या सब में आप निकालना चाहते हैं तो रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर से कैटेगरी का और सर्विस आइटम का वो फिल्टर यूज करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिव्यू सर्विस कॉन्फ़िगर्ड सर्विस का रिपोर्ट आप देख सकते हैं, सर्विस टैरिफ का रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, पेशेंट एडवांस डिटेल अगर निकालना है तो पेशेंट का IPD नंबर मेंशन करेंगे। रिपोर्ट दे रखी है काफी कुछ, ये बताओ, रिपोर्ट सही है क्या? ये हो सकता है कि यूजर ने कितने आयुष्मान के अकाउंट क्रिएट किए, वो सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रांजैक्शन डिटेल मिलेंगे, सेटलमेंट डिटेल मिलेगा, हेलो सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक सर जो हम लोग की चैलेंज आती है ये हॉस्पिटल पे, अमरीश जी पूछना चाहेंगे, बताइए सर। अगर कोई यूजर है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो एक वीक में आयुष्मान देख रहा है, वो आयुष्मान के अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो 1 वीक में उसने कितने आयुष्मान के अकाउंट क्रिएट करे, ये मैं नंबर ऑफ चेक कर सकता हूँ उस पे, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने क्रिएट किए 1 वीक में? यूजर ने क्रिएट किए हैं? हाँ, यूजर मैं समझा नहीं, एक बार और आपको बताना पड़ेगा। इनके कहने का मतलब कि जो यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा है हमारा, ठीक है, जिसको यूजर अकाउंट क्रिएशन पेशेंट अकाउंट क्रिएशन का राइट दे रखा है, ठीक है, उन ऐसे यूजर्स की क्या कोई रिपोर्ट निकलती है कि हफ्ते भर में या महीने भर में उन लोग ने कितने अकाउंट क्रिएट किए, कितना टॉप अप किया? कितने अभी जो आपकी सर रिपोर्ट निकली है ना इसमें बिलिंग MIS में, यूजर वाइज कलेक्शन रिपोर्ट, पेशेंट रिलेटेड काफी कुछ रिपोर्ट्स है, इसमें यूजर सेंट्रिक रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं जो अमरीश जी की डिमांड है कि होनी चाहिए। ये जैसे कि स्कीम के मान लीजिए सर हमारे पास विपन चल रहा है, JSK चल रहा है, आयुष्मान है, तो मैं जैसे आज की तारीख में देखना चाहूंगा कितने अकाउंट क्रिएट हुए, से कितने क्रिएट हुए और JSK से कितने क्रिएट हुए और विपन से कितने क्रिएट हुए, और सर अकाउंट में कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं? अकाउंट सर क्रेडिट, मान लीजिए सर IPD में आज 2000 पेशेंट भर्ती हुए, ठीक है सर, और उनमें से 500 पेशेंट का अकाउंट क्रिएट किया गया, जिसमें से 100 आयुष्मान थे, 100 विपन्न थे, 200 BPL थे, इस टाइप से थे, तो ये क्या कहीं रिपोर्ट? हाँ, ये रिपोर्ट तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जो आपको रिपोर्ट निकलेगा इसमें यूजर कलेक्शन वाइज रिपोर्ट निकलेगा, उसमें से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ये कोई रिपोर्ट तो निकाली जरा, तो ये रिपोर्ट निकाली, देखिए पैरामीटर क्या आ रहा है इसमें। इसमें यूजर नेम आ रहा है, रिसीट आ रहा है, रिसीट टाइप, OPD IPD, इसमें कहीं ये नहीं आ रहा ना, ग्रॉस
credit ये चीज नहीं चाहिए हमें सर वो, नंबर आप इसमें ए नाम का सर यूजर है उसने आज कितने अकाउंट क्रिएट करे ये चाहिए रिपोर्ट इसमें। सर वो तो आपको जो आपने आईपीडी में एडमिशन किए हैं या ओपीडी में एडमिशन किए हैं तो वो वहां पे निकलेंगे। ये आपको बिलिंग के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। जितने आईपीडी में एडमिशन हुए हैं और आभा के थ्रू हुए हैं या जिसके भी थ्रू हुए हैं तो उस सेक्शन में निकलेंगे। ओपीडी का ओपीडी में निकलेगा, आईपीडी का आईपीडी में निकलेगा। यहाँ पे एक बार तो मॉड्यूल खोलिएगा, ऐसा कोई रिपोर्ट है क्या? एक देख लेते ना, आईपीडी या ओपीडी में किसी का एक मॉड्यूल खोल देखिए, देख लेते ना सामने। वहाँ पे तो जनरल होता है, पीडी जिस समय एडमिट होता है। जैसे अगर मैं ओपीडी का बात करूं तो आप ओपीडी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रिपोर्ट है कि ओपीडी पेशेंट विजिट रिपोर्ट है, एक निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कि किससे पेशेंट एडमिशन हुए उसका रजिस्ट्रेशन मोड दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से एडमिशन हुए तो इस तरह से उस सेक्शन में दिखेंगे। ओपीडी का है तो ओपीडी में दिखेगा, आईपीडी का है तो आईपीडी में दिखेगा। बिलिंग में सिर्फ बिलिंग के रिलेटेड आपको रिपोर्ट दिखेगा। नहीं, बिलिंग में सर दिखेगा, बिलिंग में, मगर वो जो स्कीम है, स्कीम का भी तो बिलिंग में है सर, राइट? तो स्कीम में बिलिंग में ही तो अकाउंट क्रिएट किया जाता है बिलिंग मॉड्यूल में। तो जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए वो आज की तारीख में कितने अकाउंट क्रिएट करे, हाँ, महीने में या 30 दिन में एक यूजर ने कितने आयुष्मान अकाउंट क्रिएट करे। जैसे एक ये रिपोर्ट निकलेगा, ठीक है, बिल टाइप के बेस पे कि किस बिलिंग टाइप में किसका ऐसे एडमिशन हुआ है, वो सारे रिपोर्ट आप यहाँ सर्विस वाइज। ये तो सर सर्विस आइटम, ये तो एक प्रकार का डिटेल क्रेडिट स्कीम कलेक्शन है ये हॉस्पिटल में, वो ऐसा ही लगभग निकल रहा है। नहीं, मुझे सर एक रिपोर्ट हमसे ये हमेशा पूछा जाता है, एमएस के यहाँ से हमारे साथ लेटर आता है कि एक दिन में किस यूजर ने कितने अकाउंट क्रिएट किए, या विपन्न से कितने क्रिएट हुए, आयुष्मान से कितने क्रिएट हुए। सर तो वो आप रिपोर्ट आपको, जैसे यहाँ पे बिलिंग के रिलेटेड है, एक सेकंड में ये रिपोर्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसमें सब यूजर नेम और यूजर वाइज आ सकता है ना? यहाँ से यूजर वाइज निकाल सकते हैं, जिस यूजर का निकालना है। जैसे इस यूजर का निकालना है तो आप ये इस यूजर का रिपोर्ट निकालेंगे तो पार्टिकुलर यूजर का ही रिपोर्ट निकला है कि इस यूजर ने क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। ठीक है, आपको ये तो सिर्फ ट्रांजैक्शन आ गया ना सर, ये तो ट्रांजैक्शन अमाउंट आ गया, कितना उसने काम किया। सर उसके लिए आपको अभी के लिए आप अपना जो आपने एक रिक्वेस्ट है उसके लिए आप एक पहले देखिए, कोई भी चीज सीधा तो हर बार नहीं मिलता है। उसके लिए पहले ओपीडी विजिट करना होगा, ओपीडी में रिपोर्ट निकालना होगा, उसके बाद यहाँ से बिलिंग का रिपोर्ट निकालना होगा। आपको फिल्टर आउट करके आपको रिपोर्ट जिसको भी शेयर करना है कर सकते हैं। अगर आपको वही रिपोर्ट चाहिए, सेम फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए आप एक चेंज रिक्वेस्ट शेयर कीजिए, उस पर वैलिडेट करके हम लोग अगर प्रोसेस हो सकता है तो किया जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। तो ये बिलिंग मॉड्यूल था। तो अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव ऑन करें। जो बचा हुआ क्वेरी है एट लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा LIS, लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम। लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले आपको बिलिंग मॉड्यूल में आना होगा। बिलिंग मॉड्यूल में आने के लिए बाद ऐसे ऑलरेडी हमने बिल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है। आपको सर्विस आइटम में आना होगा। सर्विस आइटम में लैब का सर्विस आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ से ब्लड शुगर अगर क्रिएट करना है तो ब्लड शुगर यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस मिलेंगे सर्विस आइटम का। आप सर्विस आइटम सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लैब का है तो लैब मिलेगा। अगर रेडियोलॉजी का है तो यहाँ पे सर्विस रेडियोलॉजी सर्विस टाइप मिलेगा। ठीक है, उसका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और ये सारे डिटेल फिल करके आप सर्विस आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस आइटम लैब का क्रिएट कर सकते हैं।
इन द सेम प्रोसेस आप अगर रेडियोलॉजी का क्रिएट करना है सर्विस आइटम, तो यहाँ से आप रेडियोलॉजी के रिलेटेड सर्विस आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोसीजर है, उसी तरह से रेडियोलॉजी का होगा तो आपको रेडियोलॉजी का क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये रेडियोलॉजी का है, ठीक है। इस तरह से सर्विस आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट किया है उसी तरह से LIS के लिए क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह से आप रेडियोलॉजी का सर्विस आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस आइटम क्रिएट करने के बाद उसका टैरिफ बनाएंगे कि किस सर्विस का कितना चार्ज लेना है, किस ऑपरेटर यूजर से लेना है, OPD में कितना लेना है, IPD में कितना लेना है, कैजुअलिटी में कितना लेना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैब ऑर्डर है तो लैब ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सर्विस आइटम दिखेगा और यहाँ से सर्विस का चार्जेस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन है सर्विस आइटम का और टैरिफ का, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक और है सर्विस पैकेज। यहाँ से आप एक पैकेज के अंदर मल्टीपल सर्विस को ऐड कर सकते हैं। आपने एक पैकेज क्रिएट कर लिया, उस पैकेज में आप मल्टीपल सर्विस को अपेंड कर सकते हैं। तो पैकेज कहाँ से क्रिएट होता है? पैकेज क्रिएट करने के लिए आपको इस मॉड्यूल में आना होगा। एक मॉड्यूल है स्टैंडर्ड कोड डायरेक्टरी, ये स्टैंडर्ड कोड डायरेक्टरी मॉड्यूल है। यहाँ पे आप विजिट करेंगे, यहाँ पे सर्विस आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पैकेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैकेज का नेम मेंशन करेंगे और सेव करेंगे तो पैकेज का रिक्वेस्ट चला जाएगा और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिखेगा, व्यू चेंज रिक्वेस्ट। जैसे ही अप्रूव होगा पैकेज, वो पैकेज आपको यहाँ पे आने के बाद बिलिंग के अंदर सर्विस पैकेज में आपको पैकेज का नेम दिखेगा। पैकेज का नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सर्विस आइटम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्विस आपको ऐड करना है। लेट सपोज आपको ब्लड शुगर ऐड करना है तो आप ब्लड शुगर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्लड यूरिया ऐड करना है, कैल्शियम मान लीजिए कि कंप्लीट ब्लड काउंट ऐड करना है तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको चेक बॉक्स को एक्शन पे चेक करेंगे और सेव करेंगे तो पैकेज के अंदर ये सारे सर्विसेज मैप हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे सर्विसेज आप जितने भी सर्विस उस पैकेज में मैप करने हैं इस तरह से मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया कि सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, टैरिफ कैसे डिजाइन करते हैं और एक पैकेज के अंदर सर्विसेज को कैसे मैप करते हैं और पैकेज कहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉड्यूल। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला सेक्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। लैब सेंटर में यहाँ से लैब क्रिएट करेंगे, ऐड लैब सेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैब सेंटर का टाइप सेलेक्ट करेंगे, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस रूम में लैब टेस्ट होगी एग्जीक्यूट होगा वो रूम सेलेक्ट करेंगे, इंचार्ज कौन होगा लैब का वो सेलेक्ट करेंगे, कौन सा यूजर रिजल्ट कलेक्ट करेगा वो यूजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल पे हो सकता है, मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली फ्रीक्वेंसी रेंज होगा और कौन यूजर वेरीफाई करेगा वो यूजर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेज में लैब सेंटर एक्टिव होगा वो डेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सर्विस को मैप करेंगे और पैकेज को मैप करेंगे। अगर आपने सर्विस पैकेज को यहाँ मैप नहीं किया है तो उस लैब सेंटर में पेशेंट दिखेगा। जो भी सर्विस उस पेशेंट को असाइन हुआ है वो सर्विस अगर इस पर्टिकुलर लैब सेंटर में मैप है तो वो पेशेंट विजुअल हो। तो उसके लिए आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सर्विस को मैप करेंगे। अगर पैकेज मैप करना है तो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेबोरेटरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पैकेज को मैप करेंगे। ये सर्विस को मैप करने के बाद यहाँ से सैंपल नंबर का फॉर्मेट आप डिजाइन करेंगे कि आप क्या फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो आप टाइप करेंगे, फॉर्मेट का डेट सेलेक्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे, होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो आपका लैब सेंटर क्रिएट हो जाएगा। लैब सेंटर क्रिएट होने के बाद आपको इस लैब सेंटर में डिटेल दिखेगा। आप चाहें तो किसी अगर आपको फ्यूचर में चेंज का रिक्वायर्ड है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। चाहे सर्विस को अपेंड करना है तो उस पैकेज में सर्विस को भी अपेंड कर सकते हैं। लैब सेंटर क्रिएट करने के बाद आपको कलेक्शन सेंटर क्रिएट करना होगा। कलेक्शन सेंटर क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू कलेक्शन सेंटर पे आएंगे और यहाँ पे कलेक्शन सेंटर नेम मेंशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन,
किस रूम में होगा वो रूम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा यूजर होगा जो ऑथराइज होगा वो आप यूजर सेलेक्ट करेंगे, और इस कलेक्शन सेंटर में कौन कौन से लैब सेंटर होंगे वो आप यहाँ से लैब सेंटर को मैप कर सकते हैं। स्पेसिमेन मैप करेंगे, स्पेसिमेन अगर ये जो लैब सेंटर आपने सेलेक्ट किया उसमें सर्विसेज ब्लड के रिलेटेड है तो ब्लड सेंटर सेलेक्ट करेंगे, या और भी है तो आप मल्टीपल सर्विसेज करेंगे तो फिर आपको कलेक्शन सेंटर आपको करना है तो डिटेल को आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेम्पलेट। कोई भी वायरल पेशेंट आता है तो उसके लिए आप पहले से टेम्पलेट डिजाइन करके रख सकते हैं। एक स्टैटिक टेम्पलेट है, एक डायनेमिक टेम्पलेट है, डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट। यहाँ से सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सर्विस क्या है सर्विस सेलेक्ट करेंगे, कौन क्रिएटर है क्रिएटर का नेम सेलेक्ट करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट का नेम यहाँ पे बताएंगे और इस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन ऐड करके एक में सेव करेंगे तो टेम्पलेट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्टैटिक टेम्पलेट है जिसको डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट भी कहते हैं। एक डायनेमिक टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐड करेंगे यहाँ से सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएटर सेलेक्ट करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट का नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर फीवर के अंदर रॉक फीवर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लीवर फीवर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस रॉक फीवर में आपको टेक्स्ट एरिया रखना है, ड्रॉप डाउन रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन रखना है तो ये वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं या और भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस रेंज आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यूनिट यहाँ डिफाइन करेंगे और इसी तरह से मल्टीपल कैप्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एक ग्रुप में। अगर मल्टीपल ग्रुप है तो आप अपना मल्टीपल ग्रुप में करके मल्टीपल ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके इंटरफेस पे आप ये टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। सेव करेंगे आपका डायनेमिक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा और ये सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे लिस्ट करके आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेम्पलेट क्रिएट के बाद मैनेज फोल्डर। ये फोल्डर आप डिफाइन करेंगे कि आपको स्लिप पे किसका सिग्नेचर चाहिए, लैब इंचार्ज का चाहिए नेम या जिसका चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फुटर नोट डिफाइन कर सकते हैं। ये फुटर नोट आपको लैब स्लिप पे देखने को मिलेगा। यहाँ से कलेक्शन सेंटर और लैब सेंटर की आईडी को मैप कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन आपको मिलेंगे, सेलेक्ट करके आप मैप कर देंगे। तो ये फर्स्ट लेवल है कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो सबसे पहले आपको LIS का ट्रांजैक्शन सेक्शन है, इसमें सब जो भी पेशेंट OPD से आए या IPD से आए या रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर एंट्री से आए। रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर एंट्री तब होगा कि अगर पेशेंट के पास स्लिप है, उस स्लिप में सारे टेस्ट मेंशन तो उसका पेशेंट का UHID लेंगे, करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और यहाँ से जो मेंशन है वो सर्विस सेलेक्ट करके आप पेशेंट को वो सर्विस अलॉट कर सकते हैं। जैसे ब्लड शुगर देना है तो यहाँ से मल्टीपल सर्विस आप दे सकते हैं। सेव करेंगे तो ये सर्विस अलॉट हो जाएगा और ये उसके नेक्स्ट डे पेशेंट को। तो यहाँ से आए रजिस्ट्रेशन ऑर्डर एंट्री से या किसी डॉक्टर ने OPD में सर्विस असाइन किया है पेशेंट या IPD में सर्विस असाइन किया है, रिसीव हुआ है बिलिंग में, तो उस सर्विस का आप यहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली। अगर पेमेंट हो गया है बिलिंग सेक्शन से उस सर्विस का वो टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूजर को सैंपल कलेक्शन में आना होगा। यहाँ पे आने के बाद वो यूजर यहाँ पे कलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस कलेक्शन सेंटर किया है। ये वेरियस वेज है, अगर IPD का पेशेंट है तो IPD सेलेक्ट कीजिए और IPD नंबर OPD का है तो रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कीजिए और OPD UHID नंबर सर्च कीजिएगा, पेशेंट का डिटेल आ जाएगा। पेशेंट का डिटेल आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो टेस्ट उसको असाइन हुआ है ब्लड शुगर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से स्पेसिफिक साइट वहाँ पे मेंशन किया जाएगा और इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो ये आपका सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बारकोड प्रिंट करके वो लेवलिंग कर सकता है। जैसे नंबर आप देख सकते हैं ID और ये बारकोड होगा वो प्रिंट करके लेवल कर सकते हैं।
और ये सारे कलेक्टेड सैंपल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 24 आवर्स के रिकॉर्ड से कलेक्ट होने के बाद क्वालिटी स्टेटस यहाँ पे अपडेट करेंगे कि जो क्वालिटी स्टेटस है वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा, अगर सफिशिएंट है तो सफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे। कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इस टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट का अगर सफिशिएंट नहीं है, क्वालिटी गुड नहीं है तो आप सेलेक्ट करके आगे सबमिट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सफिशिएंट ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो क्वालिटी स्टेटस इसका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद यहाँ से रिजल्ट को वेरीफाई किया जाएगा। रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए लैब सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल यहाँ आएगा और यहाँ से स्पेसिमेन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो वायरल पेशेंट है तो वायरल पेशेंट का जो टेम्पलेट आपने डिजाइन किया है वो टेम्पलेट इस लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो वायरल पेशेंट नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे रिजल्ट उस पेशेंट का मेंशन करेंगे और एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो ये आपका रिजल्ट उसका एंट्री हो जाएगा। अब उस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे रिजल्ट वेरिफिकेशन के अंदर। यहाँ से लैब सेंटर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और यहाँ से रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। एज इट इज है या चेंज हुआ है तो आप वहाँ पे चेंजेस डाल सकते हैं, सेव करेंगे। और ये ऑब्जर्वेशन मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि एक लेवल और आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको यहीं पे स्टॉप करना है तो सेव करेंगे और आगे आप प्रिंट करके स्लिप को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक लेवल और वेरिफिकेशन चाहिए तो इस पे आपको क्लिक करना होगा और एक लेवल और वेरिफिकेशन होगा जो रिजल्ट रिव्यू के अंदर आएगा और यहाँ से आप सिमिलर प्रोसेस है, सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और यहाँ से आप चेंजेस हुआ है तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो आपका ये रिजल्ट रिव्यू हो गया है। अब यहाँ से रिजल्ट को प्रिंट करके पेशेंट निकाल सकता है। सर्च करेगा, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो ये स्लिप आपको प्रिंट होगा जिसका रिजल्ट इतना था और पेशेंट का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रेफरेंस रेंज होता है तो वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लैब ऑर्डर का ट्रांजिशन ऐसे वर्क करता है। तो लैब में किसी का भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन है। निशांत जी वहाँ के सारे जो सिस्टम है उनके वॉल्यूम कम कर दीजिए, केवल अपने वॉल्यूम ऑन रखिए। हेलो, हाँ सर बताइए। वॉल्यूम बंद कर दो। हेलो, हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे टेम्पलेट्स होते हैं ना, तो कई बार टेम्पलेट्स क्रिएट किए जाते हैं मगर कुछ टेम्पलेट ऐसे होते हैं जो समय के साथ यूटिलाइज नहीं होते, तो क्या उनको डिलीट करने का कोई ऑप्शन है यहाँ पे? सर इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव करेंगे तो वो लिस्ट नहीं करेंगे। ओके, बट वो रहेगा? ये सर रहेगा लिस्ट में। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो कुछ नहीं। निशांत जी और कोई क्वेश्चन है इसमें लैब से रिलेटेड या आपको अभी कुछ समझना है इसमें? पीपीपीओसीटी जो हमारा यूज हो रहा है, कोई एनालाइजर रिपोर्ट या इंटीग्रेशन का पार्ट होता है ना, वो पीओसीटी वाले जो हम लोग लोकल बारकोड इंटीग्रेट करेंगे वो कैसे होता है? इंटीग्रेट जो लैब एनालाइजर ये सब है वो आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल इंटीग्रेट करके यूज कर रहे हैं और उसका डिटेल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग RIS पे मूव ऑन करते हैं। RIS में प्रोसेस यही है, पहले सर्विस आइटम आपको यहाँ से क्रिएट करने होंगे। बिलिंग मॉड्यूल से सर्विस आइटम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उसका टैरिफ आप डिफाइन करेंगे। टैरिफ डिफाइन करने के बाद आप चले आएंगे रेडियोलॉजी में। रेडियोलॉजी में आने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ से सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका
वो टेम्पलेट का है, जैसा वायरल पेशेंट के लिए मैंने बताया है लैब में सिमिलर पे है। आप ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं, कौन सा सर्विस अपेंड करना चाहते हैं, वो सर्विस सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट का नेम डिस्क्राइब करेंगे और इसका क्या कंडीशंस होना चाहिए वो कंडीशंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, इंप्रेशन सेलेक्ट करेंगे और कौन क्रिएट कर रहा है वो सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो आपका ये टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये मोस्टली वायरल पेशेंट्स के लिए है, आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट करेगा, आप फ्यूचर में चाहे तो मॉडिफाई भी टेम्पलेट को कर सकते हैं डिटेल को। यहाँ से सर्विस रूम मैपिंग करेंगे कि एक रूम में कितने टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ऐड न्यू रूम पे आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी कि किस कैटेगरी का कितना टेस्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए किस रूम में, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करके रूम सेलेक्ट करेंगे और कितना टेस्ट होना चाहिए वो आप टेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो इतने ही टेस्ट आपको इस रूम में एग्जीक्यूट होंगे सीटी स्कैन कैटेगरी के, वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिटेल को अपडेट करना है अपडेट कर सकते हैं और अगर यूज में नहीं है तो इनएक्टिव कर देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में सबसे पहला है ऑर्डर एंट्री। ऑर्डर एंट्री सिमिलर पे है, आप सर्च करेंगे पेशेंट को जो ओपीडी स्लिप में है, सर्च करने के बाद पेशेंट का डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सर्विसेज मेंशन करेंगे, जितनी जो सर्विसेज लिए हैं सर्विसेज मेंशन करके आप सेव करेंगे तो ऐड हो जाएगा रेडियोलॉजी सर्विसेज और यहाँ शेड्यूलिंग में आएंगे। जैसा मैंने लैब में बताया था शेड्यूलिंग कि पेशेंट अगर ओपीडी से आए या आपको बिलिंग में प्रीपेयर रिसिप्ट करा के आए या ऑर्डर एंट्री से उसने सर्विस को अपेंड करवाया है तो वो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शेड्यूलिंग के अंदर दिखेंगे। सेम जैसा लैब में था वही है, आपको सेम प्रोसेस वहां भी चलता था कि ओपीडी से आए चाहे आपको बिलिंग से आए या ऑर्डर एंट्री से आए, वो डिटेल आपको यहाँ पे शेड्यूलिंग में देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ रेडियोलॉजी को डिटेल का डिटेल दिखेगा, रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी का डिटेल दिखेगा। तो यहाँ से आपको पेशेंट का डिटेल आप देख सकते हैं। अगर बंडल ऑफ रिकॉर्ड है तो सर्चिंग फंक्शनैलिटी भी दिया गया है, सर्च कर सकते हैं पेशेंट के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप डे रूम सेलेक्ट करेंगे, किस रूम में आपको शेड्यूल होना है, कौन सा डेट होगा वो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे। 1 सेकेंड, शेड्यूल टाइम कुछ इशू आ रहा है, इसमें कुछ इशू आ रहा है। वो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर को आप सेलेक्ट करेंगे क्लॉक का, वो स्क्रॉल करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम को और जो आपने यहाँ पे डेज और टाइम सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का प्रोसेस वर्क करेगा। शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल होने के बाद आप आएंगे इमेज कैप्चर कंफर्मेशन। मैं इसको 1 सेकेंड एक पेशेंट इस
तरह से आपका कैलेंडर शो होगा, ठीक है, टाइम का। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और शेड्यूल बटन पे क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड, टाइम आपका ज्यादा लगा गया है। तो ये शेड्यूल होने के बाद आपको इमेज कैप्चर कंफर्मेशन में आएंगे। इसमें कुछ इशू आ रहा है। जैसे ही शेड्यूल आप करते हैं, शेड्यूल होने के बाद आपको इमेज कैप्चर कंफर्मेशन में आएंगे, डेटा आपको यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कंफर्म टेस्ट के अंदर एक बॉक्स, सॉरी स्टडी नंबर के अंदर एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे रिजल्ट आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ से कंफर्म टेस्ट करेंगे। कंफर्म टेस्ट करने के बाद आपका इमेज कैप्चर कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिपोर्ट क्रिएशन में आएंगे और यहाँ से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर पेशेंट का। अगर कोई रिपोर्ट हो तो मैं दिखा देता, यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ से रिपोर्ट आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट का बटन आएगा, उस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट वेरिफिकेशन में रिपोर्ट वेरीफाई कर पाएंगे और वेरीफाई करने के बाद प्रिंट करके पेशेंट को आप दे सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस में ऑर्डर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस अगर किसी को डिटेल में पहले शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल करने के बाद यहाँ से शेड्यूल जो आपने किया है, शेड्यूल करने के बाद आपको शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल करने के बाद आपको इमेज कैप्चर कंफर्मेशन में आएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद जो उसका पेशेंट का इमेज कैप्चर कंफर्मेशन में स्टडी नंबर है, वो स्टडी नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज कैप्चर कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट क्रिएशन के अंदर आएंगे और यहाँ से रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। एक बटन क्रिएट का मिलेगा, आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और अगर कोई ये पेशेंट वायरल है तो टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है। अगर वायरल नहीं है तो आप इसका फाइंडिंग्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और इम्प्रेशन अपडेट करने के बाद सेव करेंगे तो ये आपका रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। रिपोर्ट क्रिएट होने के बाद रिपोर्ट को वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ अब चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा और रिपोर्ट प्रिंट करके यहाँ से रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। और फिल्टर का बटन दिया गया है, आप उस फिल्टर बटन भी यूज कर सकते हैं। हर जगह आपको फिल्टर का बटन है। अगर बंडल ऑफ रिकॉर्ड्स है तो आपको फिल्टर बटन्स का आप यूज कर सकते हैं। और रेडियोलॉजी रिपोर्ट में एक MIS रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप डेट रेंज और कैटेगरी वाइज फिल्टर करके सारे रिपोर्ट निकाल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं टर्न अराउंड टाइम के बेस पे। तो ये ओवरऑल आपका रेडियोलॉजी है। अगर किसी का भी कोई क्वेरी हो तो आप रेडियोलॉजी में पूछ सकते हैं।
हेलो, किसी का कोई क्वेरी है रेडियोलॉजी के रिलेटेड? RIS में सर अभी कोई क्वेरी नहीं आ रही है। आई थिंक हम लोग क्या अभी यूज भी नहीं हुआ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट हम लोग को भी नहीं है। ये एनीवे सर अभी तक कोई क्वेरी नहीं। जो मोटा मोटा आपने समझाया, शेड्यूलिंग करने के बाद इमेज कैप्चर कंफर्मेशन देन रिपोर्ट क्रिएशन वेरिफिकेशन, राइट? यस, इसमें भी आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। LIS और IS चीजें आपको सही सर्विस आइटम क्रिएट और सर्विस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उनकी। इसमें भी आप अपना थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करा सकते हैं। ई-कॉल DDS का फीचर्स भी इंटीग्रेटेड है। कौन सा फीचर है सर? सौरभ, ई-कॉल DDS। ई-कॉल, यस सर एक बार स्पेल आउट कीजिएगा। ई-कॉल, यस, ई-कॉल DDS। 1 सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको। ई-कॉल DDS। असल में सर अभी क्या HL7 मैसेजेस की बात हो रही थी ई हॉस्पिटल पे, और आइए सर हमारे क्या इंटीग्रेट होने की बात हो रही थी, शायद निगम सर की टीम से बात हो रही थी उस टाइम, तो HL7 मैसेजेस की बात हो रही थी। ओके, और नेक्स्ट जेन में आई थिंक बताया गया था शायद कुछ जेसन फॉर्मेट है। वो एक बार वैलिडेट कर लिया जाएगा। हाँ, हमारे पास जेसन का फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट, रिपोर्टिंग आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगा जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा। ये सर आपने जो बताया था ई-कॉल DDS, अच्छा ये आया ई-कोलैब DDS। ये क्या है? टेली रेडियोलॉजी। क्लिक करिए। ई-कोलैब DDS, टेली रेडियोलॉजी क्लिक कर। ठीक है, फीचर आएगा। तो ये फीचर है क्या वैसे? सर ये रिपोर्ट्स के रिलेटेड है, जो आपके थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, और इसको भी एक्सरे रिपोर्ट से ये सब डिटेल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम यहाँ देख सकते हैं वो रिपोर्ट्स, वो मतलब वो इमेजेस देख आवाज नहीं है। हाँ सर, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तीनों मॉड्यूल जो एक्सप्लेन किए हैं तब वो उसमें बिलिंग वाली क्वेरी है, मेन उसी पे फोकस है हम लोगों का। हाँ, अभी जी इसको पुट अप कीजिए सर को दोबारा। क्या चीज? वो जो क्वेरी थी हम लोग की बिलिंग वाली स्कीम वाला स्कीम, देखिए अकाउंट से स्कीम से और प्लस जब हम लोग जाते काटते ऑर्डर एडवांस से काटते थे, यहाँ दूसरा सिस्टम है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन रेज होंगी, रिसीट कटाने के लिए पेशेंट जाएगा काउंटर पे, रिसीट कटा के लाएगा तो चार्ज वगैरह होगी। इन्वेस्टिगेशन रेज कौन करेगा? वार्ड मेन बिलिंग मॉड्यूल पे ही है। ये बहुत आसान तरीका है। ये ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए लागू है। बोलो पूछिए अपना क्वेश्चन। नहीं, वहाँ पे जैसे मान लीजिए उन्होंने सर्विसेज रेज कर दी, काउंटर पे जाएगा वही सर्विसेज दिखेंगे। सही काम करते ये क्वेश्चन जो था हमारा, जो बिलिंग से रिलेटेड था, आईपीडी पेशेंट के लिए था। आप अपनी तरफ से वर्कफ्लो मुझे आईपीडी पेशेंट का बताइए, क्या
इसमें एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, मतलब जैसे पेशेंट जाता है, भर्ती होता है, उसकी सर्विसेज करती हैं तो कैसे करती है, कैसे पेशेंट का अटेंडेंट घूमता है इधर उधर, पेशेंट कैसे घूमता है, एक बार मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी सुनना चाहेंगे। सर मैं तो एक्सप्लेन वो चीज करूंगा, लेकिन पहले आप अपना फीचर बताओ कि आप कैसे यूज करते हो। फीचर अभी तक जो हमारे यहाँ होता है वो ये है कि सर मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। अभी तक जैसे सर कोई भी पेशेंट है आईपीडी में, तो अगर मान लीजिए एडवांस जमा करता है, एडवांस जमा किया उसने 5,000 रुपये और बाद में उसका आयुष्मान भी हो गया, तो वो दोनों अमाउंट ऑर्डर एंट्री एडवांस से एडीटी में एक ट्रीटमेंट के अंदर जो है ऑर्डर एंट्री एडवांस का ऑप्शन है, उसमें दिखता है दोनों अमाउंट। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो स्कीम पे सेलेक्ट रहता है रेडियो बटन, मगर अगर हम एडवांस से काटना चाहें तो एडवांस पे क्लिक कर दें और स्कीम से काटना चाहें तो स्कीम पे कर दें। फाइनल बिल सेटलमेंट करने के समय क्या होता है कि दोनों बिल सेटलमेंट में तो दोनों चीजें दिखती हैं आपको, जो एडवांस से सर्विसेज रेज हुई होती है या मेडिसिन रेज हुई होती है वो भी दिखती है, स्कीम से जो भी होता है वो भी दिखता है। अगर जब जनरेट सेटल रिसीप्ट में सिर्फ कैश का जो एडवांस अमाउंट डिपॉजिट होता है वही शो होता है, जिससे क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी हमारे यहाँ है वेंडर, वो अपना पेमेंट नहीं करा पाता। सर तो यहाँ पे कुछ सिमिलर फीचर ही मिलेगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि स्कीम और एडवांस का, तो ये पहला फीचर है कि स्कीम के तहत कोई पेशेंट आता है तो उसका स्कीम में अलग से कटेगा, उसका सारा प्रोसेस अलग है स्कीम का, जैसा कि मैंने स्कीम के अंदर दिखाया है। ठीक है, इसमें नहीं मान लीजिए सर इन्वेस्टिगेशन रेज हो गई, वार्ड से सिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन रेज कर दी, इसकी 10 जांचें रेज कर दी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि वो दोनों जगह दिखेंगी, स्कीम वाले अकाउंट में भी दिखेंगी और इधर प्रिपरेशन और रिसीट में भी दिखेंगी। यस, जहाँ से कटवाना चाहेंगे। हाँ, तो मतलब आप कहने का मतलब वो काउंटर पे पहुंचेगा, काउंटर के यूजर के पास दोनों रोल होने चाहिए, स्कीम से भी काटने का और इससे भी काटने का। हाँ ठीक है सर, एक चीज और उसमें दिक्कत ये आती है, मान लीजिए पेशेंट आया आज की डेट में और पेशेंट आज के दिन एडवांस 8,000 रुपये जमा करा, अब उसकी जो है तो आज और कल और परसों मतलब 2 दिन के बाद पेशेंट आयुष्मान हो जाता है, तो 2 दिन पहले की जो है सर्विसेज काउंटर वाले क्या करते हैं, स्कीम से ही काट देते हैं। अब उनको तो यहाँ पे पता नहीं कि ये स्कीम से रेज करी गई है या एडवांस अमाउंट से रेज करी गई है। आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। मैं सर जैसे कि मान लीजिए आप चाहते क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या कह रहे हो कि मतलब स्कीम का कोई मरीज आ रहा है तो उसका ऑर्डर एंट्री अलग दिखाई दे, हाँ और उसका अलग दिखाई दे, दोनों चीज। हाँ बोलो। अगर सर वहाँ पे अगर एडवांस से हो रहा है डिडक्शन तो एडवांस का मतलब दोनों चीजें दिखनी चाहिए, जनरल से रिसीप्ट, फाइनल मुझे रिसीप्ट नंबर चाहिए वहाँ पे। सर तो रिसीप्ट नंबर तो हर केस में आपको मिलेगा ना? वो नहीं मिलना है इस टाइम पे, ये हॉस्पिटल पे नहीं, इस समय तो ये आजकल पे नहीं मिल रहा है। अगर जैसे पहले चलता था क्रेडिट बिल से काटने में, वहाँ पे क्या होता था, दिक्कत ये आती थी कि मरीज 2 दिन रहा कैश पे, तीसरे दिन हुआ स्कीम पे, अब सिस्टर ने तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन रेज कर दी, अब हम बिल आप प्रिपरेशन पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सारी सर्विसेज दिख रही हैं, और क्रेडिट बिल पे जा रहे हैं तो भी वहाँ सारी सर्विसेज दिख रही हैं। काउंटर यूजर क्या करता है, सिलेक्ट ऑल करके या स्कीम से जनरेट कर देता या कैश से जनरेट कर देता। अगर आयुष्मान हो गया तो वो पैसा तो ले नहीं सकता काउंटर यूजर मरीज से, तो वो क्या करता है कि स्कीम से ही सारा काट देता है। सर जितने के भी सेटलमेंट रिसिप्ट बन गए हैं उसका तो आपको रिसिप्ट यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शंस वाइज दिखेगा, जो आपने सेटलमेंट यहाँ पे किया है एडवांस के तहत। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम 8,000 मिला, सेकेंड टाइम 2,000 मिला, फॉर थर्ड टाइम आपको 7,000 जो भी अमाउंट मिला, तो फर्स्ट जो एडवांस मिला 8,000, तो 8,000 के अकॉर्डिंग जितने भी उसने सर्विसेज कंज्यूम किए थे उसका आपने बिल सेटलमेंट रिसिप्ट यहाँ से बिल सेटलमेंट कर दिया, और बिल सेटलमेंट करने के बाद उसका रिसिप्ट बना दिया। ठीक है, अब जो सेकेंड से 7,000 मिला है तो 7,000 का जो सर्विसेज उसने कंज्यूम किया है उसका आप प्रिपेयर रिसिप्ट कीजिए और उसका सेटलमेंट रिसिप्ट बनाइए एडवांस ऐड करके। तो इस तरह से आपका प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा उस पेशेंट का। ठीक है सर, एक काम करते हैं, एक बार इस पे स्टेजिंग सर्वर तो वही है, स्टेजिंग सर्वर पे एक बार ये आईपीडी करके देख लेते हैं। अभी तो टेस्टिंग कर सकते हैं ना सर हम लोग इसमें? हाँ सर कर सकते हैं, स्टेजिंग आपको मिला है ना? स्टेजिंग हम लोग एक बार करके इस पे देख लेते हैं, और देन जब हम लोग नेक्स्ट डे इस पे कनेक्ट करेंगे तो एक बार ये क्वेरी 10 मिनट का सेशन रख लिया जाएगा। ठीक है, एट द एंड हम लोग उसका सेशन रख लेंगे अगर कोई क्वेरी। ठीक है। अगर बिल से
और कोई क्वेरी है बिलिंग? नहीं ठीक, बाकी वो कोई जो क्वेरी? ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप नोट करके रखिएगा, हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वेलकम सर।